सो सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली हमें चाहिए 40 मार्क्स, लेकिन अगर सब में 41 42 भी आ गया तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट में अगर 4 सब्जेक्ट्स है तो 200 मार्क्स चाहिए और 3 सब्जेक्ट्स है तो 150 मार्क्स चाहिए। तो अगर 40-45 के रेंज में सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ रहे हैं, इंडिविजुअली तो पास हो रहे हैं, लेकिन एग्रीगेट की वजह से मॉड्यूल क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसका सल्यूशन है क्या? उसका सल्यूशन है, आपके 4 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट हो, उसमें से कुछ सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट्स के लिए यू शुड ट्राई फॉर एग्जेम्पशन। अब मैम ये तो हमें भी पता है एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करना चाहिए, पर एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करना मतलब होता क्या? यानी कि ऐसा क्या करें कि एग्जेम्पशन आ सकता है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जेम्पशन के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो वो कैसे ट्राई करते हैं। अब ये मैं क्यों बता सकती हूँ? सो हियर कम्स माई इंट्रोडक्शन। आई एम CS Vinita Ved. I am a qualified company secretary with AIR 4 in CS professional and AIR 6 in CS executive. तो of course रैंक आया है, मेरे एग्जेम्पशंस तो आए ही होंगे। तो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, आई विल टेल यू दैट इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर कोई सब्जेक्ट में हमें एग्जेम्पशन लाना है, तो पहली चीज़, अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स है या मान लो बोथ ग्रुप दे रहे हैं 7 सब्जेक्ट्स है, बीट प्रोफेशनल बीट एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस है, तो 8 या 9 सब्जेक्ट है, मतलब जितने सब्जेक्ट है सब में मुझे एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करना चाहिए क्या? अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो नो, पर अगर पॉजिटिवली बोलूँ तो यस, ट्राई करना चाहिए। बट प्रैक्टिकली सारे सब्जेक्ट्स में पॉसिबल है क्या, वो बात आ जाती है। सो हियर व्हाट आई प्रैक्टिकली सजेस्ट कि यही प्रैक्टिकली होता है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि सब में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, पर कुछ सब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करना है। सो जो पहली चीज़ है इज़ यू हैव टू डिसाइड कौन से सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करना है। अब वो कौन से सब्जेक्ट होंगे? जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, आपको कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं, आपने जब भी टेस्ट दिया है उसमें अच्छा स्कोर आया है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उसमें कोई 2 सब्जेक्ट और दूसरे मॉड्यूल में भी आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने हैं। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते क्या हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डिसाइड कर लिया कौन सा सब्जेक्ट है, अब हमें इसमें रीड एंड राइट का फॉर्मूला लगाना होता है। कुछ टॉपिक्स रीड करने हैं, कुछ टॉपिक्स लिख लिख के देखने हैं। अगेन अगर मैं बोलूँ तो आपको तो पूरे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स लिख लिख के तैयारी करनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स लिख लिख के पॉसिबल नहीं है, तो करे क्या? इसमें जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज वाले हैं, जैसे अगर मैं गवर्नेंस का एग्जाम्पल लूँ तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ एक चैप्टर 20 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर मैं SBIL बोलूँ तो ओल्ड सिलेबस में 25 मार्क्स के लिए लास्ट के 3 चैप्टर्स थे। ऐसे जो चैप्टर्स हैं, ऐसा जो पार्ट है जो आपको पता है वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर्स कम है, उसका आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और जो पॉसिबल नहीं है या जिसका वेटेज कम है, ऐसे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है। सारा कुछ लिखना अगर पॉसिबल नहीं है, ट्राई तो करना है, जितना हो सकता है उतना लिख के पढ़ें। अगर सारा पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम ज़्यादा वेटेज वाले आपको ट्राई करना है, लिख लिख के पढ़े, और बाकी सिर्फ पढ़ा रीड किया तो भी चलेगा, मतलब पढ़ के लर्न करना, रीड करके लर्न करना। इसके बाद और क्या करना पड़ेगा? और इसके बाद जो सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स, जो गाइडलाइन आंसर्स हैं, जितने हैं आपको एक बार देख लेना चाहिए कि किस तरीके से सवाल आते हैं, किस पैटर्न में सवाल आते हैं, किस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। यू शुड बी कंफर्टेबल विद द पैटर्न। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर पूरे अटेम्प्ट्स के ना देखें, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप देख रहे हैं, तो 5 ईयर्स में हो सकता है सारे सब्जेक्ट में आप 5 ईयर्स का ना देख सकें। तो जिस सब्जेक्ट में आपने डिसाइड किया है कि एग्जाम्पशन लाना है, उसमें सारे साल के सारे अटेम्प्ट के देखेंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स में 2-3 अटेम्प्ट के देखें तो भी चलेगा। इसके अलावा और क्या करना है? पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हमने। नाउ यू हैव टू सॉल्व या राइट, जो भी बोलो, at least आई एम सेइंग, ओके, at least 1 mock test
अब ये मॉक टेस्ट 100 मार्क्स वाला जो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होता है ना, वो आपको लिखना चाहिए। ये मैं क्यों ऐसे तिरछा लिख रही हूँ, आई डोंट नो। ओके, सो यू हैव टू टारगेट कि कम से कम एक मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस का आपको उस सब्जेक्ट का देना ही है। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो यूनिट वाइज टेस्ट जो होते हैं वो भी दे सकते हैं, बट यू हैव टू एंश्योर कि जो भी सब्जेक्ट में सोच रहे हैं एग्जाम्शन लाना है, उसका एग्जाम लिखने से पहले तो देख लो कि 100 मार्क्स का लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, आंसर्स आपके बहुत लेंदी हो रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, आंसर्स याद नहीं आ रहे, क्या हो रहा है वो समझ आ जाएगा उस मॉक टेस्ट में। तो जो भी सब्जेक्ट डिसाइड किया है उसका मॉक टेस्ट, कम से कम एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का तो ज़रूर ही देना है। इसके अलावा जब पढ़ रहे हो, अभी एग्ज़ाम्स में इतने महीने बाकी हैं, तो जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज वाले हैं या फिर अगेन जितना टाइम है उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि किसका किसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। क्यूमुलेटिव रिवीजन आई होप पता होगा, जितना अभी तक पढ़ा है उसको इकट्ठे पढ़ना। तो एक तो होता है जो रोज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते गए, और एक होता है जितना आज तक पढ़ा उसको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना। तो हर 15 दिन में, हर 20 दिन में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो उससे क्या होता है ना, 5 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी है वो याद नहीं रहती है, 3 महीने पहले वाली याद नहीं रहती। अगर उसको बार बार आप देखते जाओगे हर 15-20 दिन में, तो वो दिमाग में ध्यान में रहेगा, रिटेन्ड रहेगा। सो क्यूमुलेटिव रिवीजन अगेन सारे सब्जेक्ट के पॉसिबल नहीं है, तो जिन सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए ट्राई कर रहे हो उनका क्यूमुलेटिव रिवीजन कर सकते हो। एंड लास्ट जो इसी में मैंने चीज़ बताई थी कि जब भी आप उसके लेक्चर्स देख रहे हैं, ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। सो अगर किसी का लेक्चर चल रहा है अभी भी, जैसे जो लोगों ने अभी जिन लोगों ने अभी CA-CET का एग्ज़ाम दिया या फिर दिसंबर में जिनके एग्ज़ाम दिए थे और अभी नया ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स अभी शुरू हुए होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सब्जेक्ट जो आप डिसाइड कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ लेक्चर्स देख लिए होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसमें मुझे एग्जामिशन के लिए ट्राई करना पॉसिबल होगा। वहाँ पर यू हैव टू रिवाइज एवरी डे। अब एवरी डे यू हैव टू रिवाइज व्हाट, जो भी उस दिन पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना ही है। ये एक रूल बना लो, अगला लेक्चर देखने से पहले जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही है। दिस इज़ द लास्ट थिंग, बिकॉज लेक्चर्स कुछ लोगों के हो चुके हैं जैसे मैंने बताया। सो अभी शुरू कर रहे हैं, मेजॉरिटी हो सकता है अभी शुरू कर रहे हैं। ये आदत बना लो कि रोज़ जो भी लेक्चर में पढ़ा है थोड़ा टाइम निकाल के, अभी याद नहीं करना है उसको, पर रिवाइज करना है कि जो चीज़ें लेक्चर में पढ़ी थी वो समझ में आया है या नहीं आया है। सो अगर डाउट है तो आप अगले दिन अपने टीचर के साथ तुरंत क्लियर कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो बोलते हैं ना कि ट्राई करना चाहिए, दीज आर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स दैट यू हैव टू पुट इन टू स्कोर एग्जामिशन इन एनी सब्जेक्ट। सो दिस इज़ वन थिंग जिसके लिए रिक्वेस्ट आ रहे थे। इसके अलावा और कोई वीडियो चाहते हैं और किसी चीज़ में हेल्प चाहते हैं, so let me know in the comments or you can always mail me comment। बिल्कुल कमेंट बॉक्स नीचे है, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मुझसे पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाना है या फिर कुछ बहुत सारे सवाल हैं तो 1-to-1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन भी अब ओपन है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।